राक्षसों को मार गिराने वाला वह लड़का आज भी एक ऐसा घाव लिए बैठा था जो कभी भर नहीं सकता था, क्योंकि राइजेन अकात्सुकी चाहे कितनी ही आत्माओं को बचा ले, उसे अब भी लगता था कि वह उस एक व्यक्ति को बचाने में नाकाम रहा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। और ठीक उसी समय जब एक वैकल्पिक सोल रीपर के रूप में उसका नया जीवन पटरी पर आने लगा था, तभी उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया। उसकी मां का हत्यारा लौट आया और एक नया दुश्मन सामने आया जो सोल रीपर से इतनी नफरत करता था कि उसने उसके पूरे शहर को युद्ध का मैदान बना दिया। अंतिम युद्ध के बाद बचाए गए बच्चे ने अंततः अपना मानवीय रूप धारण कर लिया और सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगली ही रात अकारी कुचिनोसे का अस्थायी मानवीय शरीर टूटने लगा। मानव लोक में वह जिस कृत्रिम कवच का उपयोग कर रही थी, उसकी सीमा समाप्त हो रही थी और यदि उसने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो सोल सोसाइटी को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। सुबह तक राइजेन उसके लिए भोजन लेकर आया, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। उसकी खोज उसे सेजी उराहाना द्वारा संचालित एक अजीब सी आत्मा की दुकान तक ले गई, जहां अकारी अधमरी अवस्था में पहुंची। जैसे ही सेजी ने उसकी हालत देखी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अकारी ने स्वीकार किया कि अस्थायी शरीर से उसका संबंध टूट रहा था और हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। सेजी ने तुरंत अपने लोगों को उसकी जरूरत का सामान इकट्ठा करने को कहा, लेकिन उसने उसे चेतावनी भी दी कि मामले को ज्यादा लंबा न खींचे। सोल सोसाइटी को ज्यादा देर तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। अकारी तुरंत स्कूल की ओर भागी क्योंकि उसे हालात बिगड़ने से पहले राइजेन को चेतावनी देनी थी। उसने उसे कक्षा से खींचकर बाहर निकाला, उसके हाथ में एक छोटी सी गोली थमा दी और समझाया कि यह एक नकली आत्मा की गोली है। निगलने के बाद यह राइजेन की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देगी और एक अस्थायी आत्मा उसके मानव शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह वह एक आत्मा के रूप में घूम सकेगा और उसका शरीर सामान्य रूप से चलता रहेगा, इसलिए स्कूल में किसी को भी शक नहीं होगा। यह विचार कारगर लगा, इसलिए राइजेन ने तुरंत इसे आजमाया। उसकी आत्मा ठीक वादे के मुताबिक बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही नकली आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, पूरी योजना धराशायी हो गई। सामान्य व्यवहार करने के बजाय नकली आत्मा एक अजीबोगरीब खुशमिजाज आवाज में बोलने लगी और पूरी तरह से पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। इससे पहले कि राइजेन खुद को वापस सामान्य स्थिति में ला पाता, एक हॉलो अलर्ट बस उठा और अकारी उसे खींचकर ले गई। कक्षा में वापस आकर उसके शरीर के अंदर की आत्मा ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो मुसीबत को आखिरकार अपना सही खिलौना मिल गया है। दुकान पर सेजी ने कैप्सूल के डिब्बे की जांच की और तुरंत ही सारी गड़बड़ समझ गया। लेबल पर साफ साफ लिखा था, खराब नया उत्पाद, जिसका मतलब था कि अकारी ने गलती से राइजेन को टूटा हुआ प्रोटोटाइप दे दिया था। इसी बीच उस दुष्ट आत्मा ने जल्दी ही समझ लिया कि राइजेन का शरीर मजबूत, तेज और इस्तेमाल करने में मजेदार था। दोपहर के भोजन तक नकली राइजेन स्कूल की खिड़कियों से कूद रहा था, कक्षा में घुस रहा था, हर लड़की से बेशर्मी से छेड़छाड़ कर रहा था और ऐसी सामाजिक तबाही मचा रहा था जिससे असली राइजेन कभी उबर नहीं पाता। उसने हाना मिनासे की खूबसूरती की तारीफ की, फिर मुड़कर कायदे अराता से भी मीठी मीठी बातें की और फिर अचानक उसे चूमकर मामला और बिगाड़ दिया। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। वह अजीब भूख से इधर उधर घूरने लगा, एक डेस्क उठाया और उसे कमरे में कायदे की तरफ फेंक दिया। पल भर में दृश्य शर्मनाक से खतरनाक हो गया। जब तक राइजेन और अकारी स्कूल वापस आए, तब तक फर्नीचर सचमुच कक्षा की खिड़कियों से बाहर उड़ रहा था। जिस भी चीज ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था, वह सिर्फ बेकाबू नहीं थी, वह अस्थिर थी।
अकारी को सच्चाई का पता लगभग तुरंत चल गया। राइजेन के शरीर में मौजूद आत्मा कोई साधारण प्रतिस्थापन आत्मा नहीं थी। यह एक मॉड सोल थी, सोल सोसाइटी द्वारा निषिद्ध प्रयोगों के माध्यम से बनाई गई एक कृत्रिम आत्मा। इन आत्माओं को शरीरों को सशक्त बनाने और हॉलो से अधिक कुशलता से लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति विकसित करना शुरू कर दिया तो सोल सोसाइटी ने उन्हें बहुत खतरनाक मान लिया और उन सभी को नष्ट करने का आदेश दिया। इस खुलासे ने राइजेन को गहरा आघात पहुंचाया। उसे यह भयावह लगा। उन्होंने जीवित प्राणियों को बनाया, उन्हें औजारों की तरह इस्तेमाल किया और जैसे ही वे अनुपयोगी हो गए उन्हें बेकार घोषित कर दिया। मॉड सोल घबराकर भाग गया और भागते समय उसने एक बच्चे को लापरवाही से एक पुराने खिलौने को फेंकते हुए सुना, क्योंकि वह अब किसी काम का नहीं था। उस एक शब्द ने उसके बचे खुचे थोड़े से नियंत्रण को भी चकनाचूर कर दिया। उसके लिए बेकार शब्द मौत की सजा के समान था। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती बच्चों के एक समूह के पास एक खोखला जीव प्रकट हुआ। मॉड सोल, जो कुछ क्षण पहले खुद खतरनाक लग रहा था, ने अपना शरीर उनके सामने कर दिया और वार खुद पर ले लिया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। वही अस्थिर आत्मा जिसने स्कूल में अराजकता फैलाई थी, मासूम बच्चों को मरते हुए नहीं देख सका। जब राइजेन और अकारी वहां पहुंचे तो एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई और राइजेन उसी आत्मा से कंधा मिलाकर लड़ रहा था जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। दोनों ने मिलकर खोखले जीव को मार गिराया। फिर भी मॉड सोल ने हठपूर्वक गिरते हुए राक्षस को लात मारकर सीधा खड़ा कर दिया, मानो वह सही तरीके से मरने का हकदार हो, लेकिन तुरंत ही उसका संतुलन बिगड़ गया। राइजेन ने उसे पकड़ा और जवाब मांगा। अगर इस आत्मा को कचरे की तरह व्यवहार किया जाना इतना बुरा लगता है तो वह अजनबियों के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालता है? जवाब ने हास्य को दरकिनार कर दिया और उसके अंदर छिपे दर्द को उजागर कर दिया। जिस दिन से उसका निर्माण हुआ था वह मौत से भाग रहा था। उसने अपने जैसे दूसरों को मिटते देखा था और हर पल यही सोचता रहा था कि उसे जीने या मरने का फैसला करने का अधिकार किसे है। उस डर ने उसे हिंसक बना दिया, लेकिन उसी डर ने उसे किसी और को गायब होते हुए देखने में भी असमर्थ बना दिया। सेइजी के लोगों ने गोली वापस पाने की कोशिश की, लेकिन अकारी ने उसे पहले ही छीन लिया, जिससे मॉड सोल सोसाइटी की पहुंच से बाहर रहा। फिर राइजेन ने इस समस्या को सबसे मूर्खतापूर्ण और मजेदार तरीके से हल किया। उसने आत्मा को एक मुलायम शेर के खिलौने में डाल दिया। कृत्रिम आत्मा एक छोटे से कोमल शरीर में जाग उठी, तुरंत शिकायत करने लगी कि वह कितनी प्यारी और बेकार दिखती है, और उस दिन से राइजेन की शोर मचाने वाली, परेशान करने वाली नई साथी बन गई। राइजेन ने उसे एक नया नाम दिया, कोरो। अगली सुबह कोरो ने राइजेन को स्कूल के लिए जगाने की कोशिश की, लेकिन उसे खिलौने की तरह इधर उधर उछाला गया। फिर भी कोरो यहीं रहने वाला था और उसके आने से चुपचाप राइजेन की दुनिया फिर से विस्तृत हो गई। अब उसके दायरे में न केवल भटकती आत्माएं और सोल रीपर्स शामिल थे, बल्कि सोल सोसाइटी के सबसे काले प्रयोगों में से एक से बचा हुआ एक व्यक्ति भी था। जैसे ही राइजेन ने अकारी से सोल रीपर के कर्तव्यों से एक दिन की छुट्टी मांगी, यह विचार और भी गहरा हो गया। अगला दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि थी, वह तारीख जिससे उसका दिल कभी उबर नहीं पाया था। उस रात वह जागता रहा, अंधेरे में घूरता रहा। नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह याद अब भी उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। दूसरी ओर सोल सोसाइटी से एक आदेश जारी हो चुका था, अकारी कुचिनोसे को ढूंढो और यदि आवश्यक हो तो उसे बलपूर्वक वापस लाओ। सुबह तक राइजेन अपने परिवार के साथ अपनी माँ की कब्र पर गया।
उसके पिता डाइजेन ने चलते समय छोटी रिन और युई को जोर जोर से प्रोत्साहित करके माहौल को बिगड़ने से बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई और कब्रिस्तान में इतना नाटक करने के लिए उन्हें लात भी मारी गई। तभी अकारी प्रकट हुई, जिससे बहनों की निगाहें उस पर टिक गईं और राइजेन को अजीब तरह से यह दिखावा करना पड़ा कि वह उसे मुश्किल से जानता है। लेकिन अकारी वहां संयोग से नहीं आई थी। उसे विश्वास था कि बचपन से ही आत्माओं को देखने की राइजेन की क्षमता का सीधा संबंध उसकी मां की मृत्यु से हो सकता है। उसने सावधानी से सुझाव दिया कि शायद किसी हॉलो ने उसकी हत्या की हो। राइजेन भड़क उठा। उसने तुरंत और भयानक दृढ़ता से इनकार किया और जोर देकर कहा कि किसी भी हॉलो ने उसकी मां को नहीं मारा था। उसके अनुसार उसकी मां की मृत्यु उसी के कारण हुई थी। पास ही कहीं सोल सोसाइटी से भेजा गया एक सोल रीपर छुपकर उसकी यह बात सुन रहा था। उसी समय कायडे हाना के साथ स्कूल से बंक मारकर राइजेन को कितने समय से जानती थी, इस बारे में सोच रही थी। उसे याद था कि बचपन में वह लगातार रोता रहता था, जब तक कि उसकी मां आकर उसे मुस्कुराकर सब ठीक नहीं कर देती थी। उस महिला की मृत्यु के बाद कायडे ने उसके चेहरे पर वह मुस्कान फिर कभी नहीं देखी। वह नदी किनारे जाता रहता था, मानो उसके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास हो कि शायद उसकी मां किसी तरह वापस आ जाए। फिर कहानी पूरी तरह से राइजेन की यादों में चली जाती है। वर्षों पहले भारी बारिश के एक दिन उसने नदी के किनारे एक लड़की को देखा, मानो वह कूदने ही वाली हो। वह मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसके बाद की यादें टुकड़ों में बिखर गईं। उसे बस इतना ही याद था, उसकी मां मर चुकी थी और अपराधबोध उसके दिल में इतनी गहराई तक बैठ गया था कि वह उसे कभी दूर नहीं कर पाया। कुछ ही देर में छिपकर बैठा सोल रीपर आखिरकार सामने आया। उसने अपना परिचय सोल सोसाइटी के दूत सेडो कुरोगाने के रूप में दिया और तुरंत अकारी से पूछा कि वह अभी भी मानवलोक में क्या कर रही है। उसने अकारी को ताना मारते हुए यह भी पूछा कि क्या वह उस लड़के से लगाव महसूस करने लगी है जिसकी निगरानी उसे करनी चाहिए थी। अकारी के जवाब देने से पहले ही राइजेन आ गया और उसने गर्व से अपना परिचय एक वैकल्पिक सोल रीपर के रूप में दिया। सेडो पहले तो हंसा और राइजेन का मजाक उड़ाया कि वह देखने में भी सोल रीपर जैसा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही राइजेन ने अपनी आत्मा को बाहर निकाला और उसके सामने ही सोल रीपर का रूप धारण कर लिया, उसका मजाक हवा हो गया। सेडो का अविश्वास अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक कहीं बड़ा खतरा सामने आ गया। एक शक्तिशाली हॉलो ने रिन और युई पर हमला किया, जिसका इरादा राइजेन की आत्मा को बाहर निकालने के लिए उन्हें चारा बनाना था। जैसे ही राइजेन ने अपनी बहनों को खतरे में देखा, वह बिना किसी झिझक के हरकत में आया और राक्षस की जीभ काटकर उन्हें छुड़ा लिया। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। उसके सामने वही आकृति खड़ी थी जिसे उसने बहुत समय पहले नदी के किनारे देखा था, और जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि शरीर उसकी अपनी मां जैसा दिखता है। अकारी ने तुरंत उसके पीछे छिपे राक्षस को पहचान लिया। यह क्रिम्सन एंगलर था, एक कुख्यात हॉलो जिसने दशकों से सोल रीपर्स को मार डाला था। इसकी सबसे घातक चाल चारा शरीर थी, एक सजीव दिखने वाली गुड़िया जिसका इस्तेमाल यह निर्दोष पीड़ितों की नकल करने और शक्तिशाली आत्माओं को निगलने के लिए पर्याप्त करीब लाने के लिए करता था। क्रिम्सन एंगलर को राइजेन भी याद आ गया। वर्षों पहले इसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन एक महिला ने हस्तक्षेप करके शिकार को बर्बाद कर दिया था। जैसा कि उसने अब खुशी से बताया, वह महिला राइजेन की मां थी और इतने समय बाद भी हॉलो को उसकी आत्मा का स्वाद याद था। राइजेन को बस यही सुनना था। क्रोध ने बुद्धि को निगल लिया और उसने सीधे हमला कर दिया।
लेकिन क्रिम्सन एंगलर उसके सामने आए किसी भी दुश्मन से अधिक पुराना और क्रूर था। वह उसके वारों से बच निकला, उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर ले गया, जबकि अकारी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका बंधन मंत्र सफल रहा, लेकिन हॉलो ने उसे छुड़ा लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि वह रिन को खत्म कर पाता, सेडो ने हमले को रोककर उसे बचा लिया, जिससे यह साबित हो गया कि अपने व्यंग्यपूर्ण रवैये के बावजूद वह अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेता था। राइजेन ने खुद को छुड़ाया और लड़ाई में कूद पड़ा। क्रिम्सन एंगलर ने रिन पर फिर हमला किया। सेडो ने एक बार फिर उसकी रक्षा की और इस बार खुद पर पूरा वार झेल लिया। राइजेन ने पूछा कि वह एक अजनबी के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है, और सेडो ने उसे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। एक सोल रीपर का कर्तव्य केवल हॉलो को मारना नहीं होता, उसका कर्तव्य निर्दोष आत्माओं की रक्षा करना होता है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फिर वह गिर पड़ा। हालांकि बाद में जब अकारी ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह मर नहीं रहा था बल्कि सो रहा था, जो किसी तरह उसके अजीबोगरीब व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाता था। कोरो ने बहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की और राइजेन ने आखिरकार एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। यह लड़ाई उसकी थी, कोई और उसके लिए इसे खत्म नहीं करने वाला था। इसलिए उसने अकेले ही क्रिम्सन एंगलर का सामना किया। हॉलो ने उसे बुरी तरह पीटा, उसका मजाक उड़ाया और स्पष्ट सच्चाई की ओर इशारा किया। राइजेन उससे कहीं ज्यादा कमजोर था। फिर उसने सबसे क्रूर हथियार का इस्तेमाल किया। चारा शरीर राइजेन की मां की हूबहू छवि और आवाज में बदल गया। उसकी तलवार रुक गई। क्रिम्सन एंगलर हंसा और समझाया कि हर इंसान और हर सोल रीपर की कोई न कोई कमजोरी होती है जिस पर वे कभी वार नहीं कर सकते। एक बार जब कोई राक्षस उस कमजोरी को जान लेता है तो जीत आसान हो जाती है। अकारी दूर से देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि राइजेन अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपने गौरव, अपने दुख और अपनी मां की याद के लिए लड़ रहा था, जिसका मतलब था कि वह कभी मदद नहीं मांगेगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने उससे विनती की कि वह न मरे, जबकि सेडो, जो मुश्किल से संभला था, जरूरत पड़ने पर लड़ाई में फिर से शामिल होने के लिए खुद को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। क्रिम्सन एंगलर राइजेन के साथ खेल रहा था क्योंकि उसे दर्द पहुंचाने में तत्परता से ज्यादा आनंद मिलता था, बजाय उसे तुरंत मार डालने के। लेकिन जैसे ही हॉलो ने अपना दबदबा कायम किया, अचानक उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। राइजेन की मां की आत्मा का असली अंश आखिरी बार प्रकट हुआ। प्रेम से भरी आवाज में उसने अपने बेटे से कहा कि उसे उस पर गर्व है, वह उससे और पूरे परिवार से प्यार करती है और हमेशा उनसे प्यार करती रहेगी। फिर वह आखिरी अंश गायब हो गया। लेकिन राइजेन को तोड़ने के बजाय उस संदेश ने उस जगह को भर दिया जहां हॉलो कभी नहीं पहुंच सकता था। सालों से वह मानता आ रहा था कि उसी ने उसकी मां की मौत का कारण बना। अब उसकी आखिरी प्रेम भरी आवाज सीधे सुनकर उसके अंदर का अपराध बोध फूट पड़ा। वह नई ताकत के साथ आगे बढ़ा, क्रिम्सन एंगलर पर हावी हो गया और उसे इतना बुरी तरह घायल कर दिया कि वह राक्षस आखिरकार घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। राइजेन ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन बदला नहीं ले पाया। हत्यारा बच निकला और जब एड्रेनालाइन का असर कम हुआ तो वह दुख से टूट पड़ा क्योंकि वह अभी भी अपनी मां का बदला नहीं ले पाया था। वहां उसे देख रहे सेडो को भी यह एहसास हो गया था कि राइजेन कुछ असाधारण बन रहा है, एक साधारण इंसान से कहीं बढ़कर। बाद में अपने असली शरीर में लौटकर राइजेन अपनी मां की कब्र पर खड़ा हुआ और काम पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगी।
तभी डाइजेन ने अपना मजाक उड़ाना बंद किया और एक ऐसे पिता की तरह जवाब दिया जो चुपचाप उसी दर्द को सह रहा था। उसने राइजेन से कहा कि उसकी माँ कभी नहीं चाहेगी कि बदला उसे खा जाए। वह चाहती है कि वह स्वस्थ रहे, मुस्कुराता रहे और भरपूर जीवन जिए। जब राइजेन ने गुस्से से पूछा कि उसके पिता यह सब जानते हुए भी कैसे मुस्कुरा सकते हैं, तो डाइजेन ने वही जवाब दिया जो मायने रखता था। अगर वह अपने बेटे को दोषी ठहराता तो उसकी पत्नी उसे कभी माफ नहीं करती। दर्द तो वास्तविक था, लेकिन जीवन चलता रहना चाहिए। अच्छे से पले बढ़े, अच्छे से जिएं, और जब मृत्यु आए तो मुस्कुराते हुए उसका सामना करें, पछतावे में डूबकर नहीं। यह एक अजीब सी बात थी, आधी मजाक और आधी ज्ञान भरी, लेकिन राइजेन पर इसका ऐसा असर हुआ जैसा किसी और के दिलासे से नहीं हो सकता था। भावनात्मक उथल पुथल अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और नया मोड़ आ गया। अकारी का पेजर अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह और राइजेन मरम्मत के लिए सेजी की दुकान पर गए। रास्ते में उनकी नजर अजीब कपड़ों में एक अजनबी लड़के पर पड़ी, जिसने दावा किया कि वह उनके बारे में सब कुछ जानता है। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, एक हॉलो ने हमला कर दिया और उस रहस्यमय लड़के ने एक ही बार में उसे नष्ट कर दिया। उसने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो राइजेन और अकारी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने अपना परिचय दिया और एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसका नाम रेई कुजो था। वह एक क्विंसी था और वह सोल रीपर्स से, खासकर राइजेन अकात्सुकी से नफरत करता था। अगले दिन राइजेन को एहसास हुआ कि उसका तथाकथित दुश्मन असल में उसकी ही कक्षा का एक छात्र था। स्कूल के बाद उसने रेई का पीछा किया, लेकिन रेई ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था। उसके अनुसार राइजेन से लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती रहती थी, इसलिए उसका पता लगाना आसान था। वह राइजेन के बारे में उस दिन से जानता था जब वह एक वैकल्पिक सोल रीपर बना था। रेई ने उसे सीधे चुनौती दी, लेकिन राइजेन ने तुरंत कार्रवाई करने के बजाय कुछ देर के लिए झिझकते हुए कहानी को और विस्तार दिया। जब अकारी ने सेजी से पूछा कि क्विंसी कौन या क्या होते हैं, तो सेजी ने बताया कि क्विंसी मानव जाति की एक दुर्लभ प्रजाति है जो हॉलो का शिकार करने में माहिर है, और माना जाता है कि यह प्रजाति 200 साल पहले विलुप्त हो गई थी। बाहर आकर रेई ने अपनी योजना का खुलासा किया। उसके पास हॉलो को लुभाने वाला एक यंत्र था और एक बार टूट जाने पर यह हॉलो की लहरों को उस क्षेत्र में बुलाएगा। अगले 24 घंटों में उनमें से जो भी सबसे ज्यादा हॉलो को मारेगा वही विजेता होगा। राइजेन गुस्से में उसे पकड़ लिया और उस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ अपने पुराने बदले के लिए आम लोगों को खतरे में डाल रहा है। रेई का जवाब बहुत चुभने वाला था। हॉलो प्रबल आध्यात्मिक दबाव की ओर आकर्षित होते हैं और राइजेन का अस्तित्व ही वह प्रकाश स्तंभ था। अगर राइजेन आने वाली अराजकता के लिए किसी को दोषी ठहराना चाहता था तो उसे शुरुआत खुद से करनी चाहिए थी। जैसे ही राइजेन को एहसास हुआ कि इससे उसकी बहनों के लिए भी खतरा है, वह भाग गया। तब तक इसके दूरगामी परिणाम दिखने शुरू हो चुके थे। कायडे और हाना अपने साथ घटी घटनाओं के बाद आत्माओं को और भी स्पष्ट रूप से देखने लगी थीं। रिन को भी आसपास हॉलो की मौजूदगी का आभास होने लगा था। राइजेन ने घर लौटते समय एक के बाद एक कई राक्षसों को मार गिराया, जिससे उसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई, लेकिन रेई के तीर उससे भी तेज और सटीक थे, जो भयावह गति से दुश्मनों को मारते जा रहे थे। अकारी के पेजर पर लगातार अलर्ट बज रहे थे, और जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि आसमान विकृत होने लगा है, मानो शहर के ऊपर कोई पोर्टल खुल रहा हो। शहर के दूसरी ओर ताइगा सादो को अपने पास आते हुए एक हॉलो की उपस्थिति का आभास होने लगा। जब हॉलो ने केवल उस पर ध्यान केंद्रित किया
तो वह इतना समझ गया कि भागकर उसे अपने दोस्तों से दूर कर दे। इस बचाव ने उसे एक खुले मैदान में पहुंचा दिया जहां रिन भी पास ही थी, और जब हॉलो ने हमला किया तो ताइगा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी रक्षा की। पहली बार दोनों को अपने सामने के भयानक दृश्य की झलक दिखाई दी, और यहीं पर यह भाग समाप्त होता है जब राइजेन का शहर चारों ओर से एक साथ युद्ध क्षेत्र बन जाता है। उसकी मां की आत्मा ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी है, लेकिन क्रिम्सन एंगलर अभी भी जीवित है। सोल सोसाइटी को अब पता चल गया है कि अकारी बहुत देर तक यहाँ रुकी रही है। कोरो टीम में शामिल हो गया है, सेडो आदेशों के साथ आ गया है, और री कुजो ने एक पुरानी दुश्मनी को एक खुली प्रतियोगिता में बदल दिया है जो पूरे शहर को हॉलो में डुबो सकती है। राइजेन अब केवल उधार ली गई शक्ति वाला एक दुखी लड़का नहीं है, वह एक ऐसे तूफान का केंद्र है जो सोल रीपर्स, क्विंसी, राक्षसों और उसके सभी प्रियजनों को अपनी ओर खींच रहा है। और जब ये सभी दुनियाएं आपस में टकराएंगी तो अगली लड़ाई न केवल उसकी शक्ति की परीक्षा लेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि वह किस प्रकार का रक्षक बन रहा है।